हेलो जैसी लेडी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। कैसा रहा आपका वुमेन्स डे? क्या आपने कुछ स्पेशल किया या कोई छोटा सा स्टेप लिया इक्वालिटी की तरफ, जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में बात करी थी? ऑल्सो दिस इज नॉट टोकनिज्म। हम लोग ऐसे स्टेप्स कभी भी ले सकते हैं, हमेशा लेते रह सकते हैं। और अगर देयर इज सम अवेयरनेस अराउंड द मंथ ऑफ मार्च तो इट्स अ गुड आइडिया। मतलब कभी भी कुछ भी होता है तो थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स एन इक्वल फ्यूचर तो ऑलवेज ऑलवेज अ गुड आइडिया। सो अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज हम बातें करने वाले हैं इमोशनल ईटिंग की। क्योंकि मेरे साथ क्या होता है, जैसे मुझे अगर अब सैड फील हो रहा है, डल फील हो रहा है, तो मेरा मन होने लगता है कि मैं कुछ स्वीट खा लूं, जैसे मे बी केक और चॉकलेट। ऐसा ज्यादा मन होता है। ऑन द अदर स्पेक्ट्रम आर पीपल हु डोंट वांट टू ईट एनीथिंग व्हेन दे आर सैड। तो ये दोनों ही चीजें आती हैं इमोशनल ईटिंग में। कि एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम लिटिल फिक्सेस पे बात कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई टुडे आई एम टॉकिंग टू नम्रता मान्याल, हु इज अ डाइटिशियन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट. She has a brand called Amoha, and she works on it along with her friend Avni, who is an NLP practitioner, life coach and healer. तो हम लोग आज के एपिसोड में नम्रता से बातें करेंगे इमोशनल ईटिंग के बारे में, इसकी क्या रूट्स हो सकती है, बिकॉज इट्स मोर देन दैट कि बस सैड फील हुआ और खाना खा लिया। तो इसकी रूट्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे इसको हील कर सकते हैं। तो फिर चलिए सुनते हैं नम्रता को। Hey there, welcome to Little Fixes, a podcast for the sassy, classy and a little choosy भारतीय नारी। This is Matri। मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं सिंपल प्रैक्टिकल आइडियाज जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं to get closer to the kind of life you want to live. We talk about career, self-care, social media tips, parenting, relationships and so much more to help you thrive. All of this is mixed with a lot of laughter. So my lovely friend, continue what you're doing and join me in this real talk. So आज Little Fixes पे मेरे साथ हैं नम्रता मान्याल. Namrata is a nutritionist and she's founder of a brand called Amoha, which is all about nutrition and mindfulness. And maybe there is a little more, but बाकी सब जानेंगे नम्रता से. So Namrata, we are thrilled to have you on Little Fixes. So am I. Thank you for having me here. तो नम्रता, अमोहा के बारे में मैंने बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, तो वी वुड लाइक टू नो कि आप क्या क्या करते हो. So Amoha में basically सब कुछ होता है. Anything that is a part of life is a part of Amoha. Mm-hmm. Amoha is a brand which is founded by myself, a nutritionist, and Avni Dhruv, who is a mind coach and a life coach. Mm-hmm. So we basically work on different chronic conditions, PCOS, gut issues, diabetes, and also other things. जैसे लाइफ की जो छोटी छोटी वरीज होती है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं जो वो बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से गट भरता है, एंड वी डोंट रियलाइज कि ये छोटे स्ट्रेसर्स कब बड़े हो जाते हैं. एंड ये सारी चीज़ें कैसे क्रॉनिक कंडीशंस में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे क्रॉनिक एंजाइटी या फिर डिप्रेशन. तो अमोहा में ये सब कुछ कवर होता है बाय अवनी एंड माई सेल्फ. एंड बेसिकली इट्स अ प्लेस जहाँ हम वी फोकस अ लॉट ऑन हीलिंग through mindfulness and through awareness. So this is what Amoha is about. It's not a place जहाँ आपको एक typical diet plan या कुछ ऐसा मिलेगा, but you get a lot beyond that and a lot more than that. It's full of awareness and mindfulness. वाओ, वंडरफुल. मतलब आप खाने के साथ साथ बहुत सारी अपने लाइफ के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी वर्क करते हो. Yes. सो हम आज का टॉपिक हमारा, एज यू नो, इट इज़ इमोशनल ईटिंग. तो इमोशनल ईटिंग के बारे में मैंने थोड़ा बहुत कहीं पढ़ा था पहले भी कि विमेन की आदत होती है कि वो थोड़ा सा सैड हुई तो खाने लगी. हम लोग मूवीज़ में भी देखते हैं कि कोई एक्ट्रेस सैड होती तो आइसक्रीम का टब लेके बैठ जाती है. और इनफैक्ट मेरे हस्बैंड, ही यूज टू टेल मी व्हेन वी वर न्यूली मैरिड, तब वो बताते थे कि जब पहले कभी मेरा मूड ऑफ होता था तो मैं हमारे यहाँ एक फेमस पार्लर है, वहाँ वो जाके दूध जलेबी खाते थे. तो आई थिंक That's interesting. यस. तो ऐसा मेरे साथ भी कभी कभी होता है. कभी बहुत मूड ऑफ होता है तो लगता है यार छोड़ो डाइट वाइट, आज खूब सारा केक खा लेते हैं या चॉकलेट खा लेते हैं. ऐसा थॉट आता है अपने दिमाग में. सो सिर्फ इतना ही होता है इमोशनल ईटिंग या फिर ये कुछ और भी है, इससे ज़्यादा भी? इमोशनल ईटिंग एक्चुअली बहुत ज़्यादा डीप रूटेड एंड जब इट्स लाइक अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग. कि आप एक बार किस सिचुएशन में है, जैसे आपने बताया कि कभी सैड होते हैं तो यू फील लाइक ईटिंग केक या चॉकलेट, बट वो सिर्फ उस मोमेंट के लिए नहीं होता है. ये एक बहुत क्योंकि हमारे ब्रेन में देर आर लाइक मेमोरी स्टोर
रहती है ब्रेन हम्म, में, करेक्ट? हम्म, तो आप एक बार सैड हुए तो आपने आपका मन करा कि केक और चॉकलेट खाना है, हम्म, इसके बाद, इस सिचुएशन के बाद, एवरी टाइम यू एक्सपीरियंस द सेम फीलिंग और अ सिमिलर फीलिंग, हम्म, आपको वही मन करेगा कि मुझे केक और चॉकलेट खाना है, बिकॉज दैट इज लाइक योर कंफर्ट जोन, दैट्स बिकम लाइक दैट शोल्डर टू क्राई ऑन, या दैट 3 AM फ्रेंड बन गया है अभी वो केक या चॉकलेट। तो जब भी आपको ये रियलाइज होगा कि आप उस फीलिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तुरंत आपका ब्रेन आपको ट्रिगर कर देगा दैट इट्स टाइम फॉर केक और इट्स टाइम फॉर चॉकलेट, और फॉर सम पीपल इट्स टाइम फॉर चिप्स। तो ये मेमोरी सेल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड दिस इज लाइक अ वेरी वेरी डीप रूटेड कंडीशनिंग, जिनकी मेमोरी अगर आप देखेंगे तो वो चाइल्डहुड में भी जाते हैं कई बार, कि एक बार ऐसा हुआ होगा कि आप परेशान होंगे, कुछ एग्जाम में गड़बड़ हुई होगी या स्कूल में अच्छा दिन नहीं गया होगा, आप घर आके चॉकलेट मिला होगा और आप खुश हो गए। तो अब उसके बाद एवरी टाइम, वेदर इट्स अ फाइट एट होम और इट इज समथिंग टू डू एट योर वर्क प्लेस या सम इंटरपर्सनल रिलेशन, जो भी प्रॉब्लम है, एवरी टाइम वो जो आपके मन का बच्चा था जो स्कूल में अपसेट हुआ था वो जाग जाएगा, एंड एवरी टाइम यू विल नीड अ चॉकलेट आफ्टर दैट टू फील गुड। सो दैट चॉकलेट इज बिकम योर एस्केप रूट नाउ। ओके, सो इमोशनल ईटिंग के रूट्स आपके बचपन से स्टार्ट हो सकते हैं. यस, डेफिनेटली। ओके, एंड व्हाट एल्स कैन बी द रीजंस बिहाइंड इमोशनल ईटिंग? सो कई बार क्या होता है कि लाइक जैसा द ट्रेंड टुडे, लाइक इफ यू सी दिस सेंचुरी, द टाइम दैट वी आर लिविंग इन, देयर इज अ लॉट ऑफ सोशल प्रेशर कि एक तो होता है बॉडी इमेज इशू, दैट यू शुड लुक अ सर्टेन वे, यू शुड बिहेव अ सर्टेन वे, बहुत सोसाइटल प्रेशर्स है स्पेशली लाइक फीमेल्स पे, तो बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। एंड एक दूसरा होता है विच इज़ इट्स अ न्यूअर ट्रेंड दैट आई एम नोटिसिंग नाउअडेज, इज द हेल्दी ईटिंग ट्रेंड। कई लोग अपना सोशल स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए या कहीं पहुंचने के लिए दे चेंज देयर ईटिंग पैटर्न्स बिकॉज दे वांट टू फिट इनटू अ सर्कल। तो I'm sure we all have heard about body shaming and body image issues, but this is a very newer thing that I've started noticing now, is food shaming and food image issues, that I have to eat salads because I want to go to a certain go out with a certain group of friends. Or if I order something, if I order pizza, my friends are going to be like, oh, I can't eat it, I'm dieting, and all of these terms are being used so much nowadays. And this sort of a pressure leads to restrictions. We kind of put ourselves in a jail कि नहीं, पिज्ज़ा ख़राब चीज़ है, चॉकलेट ख़राब चीज़ है, केक कभी नहीं खाना है मुझे, I don't want to eat जलेबी, I don't want to eat पराठास। So ये सब हम इंफॉर्मेशन जब अपने माइंड को देते हैं, the more we restrict it, the more it tries to break free. So that's why कई बार जब लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट्स पे चले जाते हैं, जैसे कीटो या फिर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि कुछ चीज़ें नहीं खानी है या बिल्कुल नहीं खानी है, बिल्कुल लिबर्टी नहीं देनी है अपनी बॉडी को या अपने माइंड को, जब उनका वो डाइटरी पीरियड खत्म होता है एंड देन दे गो ऑल आउट, कि अब तो मेरा डाइट 2 महीने का था, 2 महीने खत्म हो गए और अब तो मेरा 10 kgs कम भी हो गया है, कल तो मैं रेस्टोरेंट में जाके ये भी ऑर्डर कर दूंगी, वो भी खाऊंगी, और नेक्स्ट 1 week इज फुल पार्टी फॉर मी नाउ। सो we basically start using food as a punishment and as a reward also. ये जो ट्रेनिंग है जो हमने अपने माइंड को दी है, that healthy eating is a punishment and going all out is a reward, इस तरीके की ट्रेनिंग भी कई बार इमोशनल ईटिंग में कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज कब तक यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ सो मच विद रिगार्ड्स टू फूड। हाँ, ये तो होता है, क्योंकि मैंने भी जैसे बीच में आई ट्राइड व्हेन आई वाजंट अंडर अ ट्रेनर, तब मैंने सोचा कि चलो मैं अब कभी क्या मैं बिल्कुल ही शुगर खाना छोड़ देती हूँ, लाइक आई हैव बीन अ शुगर एडिक्ट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो मैंने बहुत कोशिश करी और आई थिंक मैंने 2-3 हफ्ते तक शुगर नहीं खाई। उसके बाद आई वाज लाइक अरे अब छोड़ो यार, हो गया, कोई फ़ायदा नहीं है और जितना खाना है खाओ। तो ये होता है कि जितना हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते हैं उतना ही ज़्यादा मन होता है खाने का। यस, इसके भी रूट्स कई बार चाइल्डहुड में शुरू होते हैं। वेरी सिंपल एग्जाम्पल कि बच्चों को हम कैसे बोलते हैं कि जब तक इफ यू डोंट फिनिश योर प्लेट, लाइक इफ यू डोंट फिनिश योर फूड, यू वोंट गेट द चॉकलेट और यू वोंट गेट अ डिजर्ट, या आपको बाहर खेलने जाने नहीं मिलेगा। तो देयर वी आर यूजिंग फूड एज अ पनिशमेंट एंड एज अ रिवॉर्ड ऑल्सो, करेक्ट? तो उस तरीके की ट्रेनिंग जो है वो हमारे बचपन से आती है, एंड दैट्स व्हाई टीनेज ईयर्स में वो कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज दैट्स व्हाट वी बीन ट्रेन्ड फॉर, राइट? तो इसीलिए
it's important कि I'm sure if any new mothers or parents basically are listening to this, they should keep this in mind that that firstly, don't try to overtrain your children when it comes to food. Set the right example by eating the right things in front of them instead of forcing the right things in front of them. राइट. तो जब आप उनको वो लिबर्टी देंगे कि आप अपना खाना खत्म करो और फिर अगर आपको डिजर्ट खाना है तो आप डिजर्ट खा सकते हो if you're still hungry, and try to train them to listen to their hunger instead of using food as a punishment or as a reward for them. Because then in adulthood this comes this becomes like a cause of emotional eating sometimes, or even binge eating sometimes. अच्छा, जैसे मेरी बच्ची है तो समटाइम व्हाट हैपेंस कि उसको पता है कि घर में कुछ मीठा रखा है, मान लो चॉकलेट रखी है, तो शी इज़ लाइक मम्मा मुझे चॉकलेट दे दो, तो मैं कह देती हूँ नहीं, पहले जो खाना फिनिश करेगा उसको मिलेगी. तो ये चीज़ मतलब ऐसे भी कई लोग बोलते हैं कि दोनों चीज़ें साथ में सर्व कर दो और फिर देखो बच्चा क्या खाता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने चॉकलेट पहले दे दी तो उसका पेट भर जाएगा और वो हेल्दी खाना नहीं खाएगी. ये थॉट आ जाता है. तो क्या ऐसा बोलना सही है या हम उससे कुछ और बोल सकते हैं? So ऐसे सिचुएशंस में द बेस्ट थिंग टू से इज कि चलो हम साथ में बैठ के खाते हैं, आपको जितना खाना पसंद आ रहा है उसके बाद हम चॉकलेट का डिसाइड करेंगे. एंड यू लीड बाय एग्जांपल. तो क्योंकि क्या कई बार कैसा होता है कि हम तो उनको बोल देते हैं कि आपको नहीं मिलेगा, पर फिर हम खुद लेके बैठ जाते हैं वो चॉकलेट या जो भी होता है उनके सामने. एंड देन समटाइम्स किड्स आर स्मार्ट, कभी वी आर वेरी स्नीकी. हम लोग मम्मी या बच्चे सो जाते हैं ना, उसके बाद खाते हैं चुप चुप. पर फ्रिज में तो देख लिया ना, फ्रिज में तो है, देख लिया है, तो उनको पता है कि अगर मैं नहीं खाऊंगी तो पेरेंट्स तो खाएंगे. तो दे नो, तो उनके दिमाग में ये बात तो डेफिनेटली जाएगी कि मेरे को तो नहीं दिया और खुद खा लिया. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक एग्जाम्पल सेट करें इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग इट ऑन टू देम. सिट विद देम एंड ईट. पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों के साथ में बैठ के खाना चाहिए ताकि वो समझ सके इस बात को कि पहले क्या खाना है और फिर क्या खाना है. या आधी चॉकलेट पहले देके बाकी का खाना खा लो, एंड देन उस तरीके से भी उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी. ओके गॉट इट. सो जो मान लीजिए हम अडल्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो इमोशनल ईटिंग है, इसके मेंटल एंड फिजिकल साइड इफेक्ट्स भी होते होंगे. फिजिकल में हम लोग इमिडिएटली अज्यूम कर लेते हैं कि वेट गेन हो जाएगा, राइट, या फिर मे बी और कोई लाइफस्टाइल डिजीज हो जाएगी, या फिर मेंटल साइड में कई बार गिल्ट की फीलिंग आती है कि मैंने क्यों खा लिया, मुझे नहीं खाना चाहिए था, राइट. तो और क्या होता है, लाइक इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए. सो बेसिकली कैसा होता है कि इमोशनल ईटिंग ये टर्म में दोनों चीज़ें हैं. एक तो ईटिंग मतलब आपकी बॉडी पे तो डायरेक्ट इफेक्ट होने ही वाला है, इमोशनल मतलब आपके इमोशंस पे भी इफेक्ट होने वाला है. एंड इमोशंस एंड बॉडी दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है. एनीथिंग हैपनिंग टू योर इमोशंस इज गोइंग टू अफेक्ट योर बॉडी, एनीथिंग हैपनिंग टू योर बॉडी इज गोइंग टू अफेक्ट योर इमोशंस. सो इमोशनल ईटिंग is going to lead to sort of an imbalance in everything, be it your hormones, be it your thinking process, या फिर आपका जैसे वेट पे तो डेफिनेटली असर होता ही है, that goes without saying, क्योंकि इमोशनल ईटिंग a lot of times gets converted into binge eating or over eating. इस बात से एक और बात रिलेटेड ये भी है कि इमोशनल ईटिंग को हम बहुत तुरंत एसोसिएट कर देते हैं विद ओवर ईटिंग. अच्छा. But it has a flip side also. Sometimes people don't eat anything at all when their emotions are all over the place. हाँ right. So ज़्यादा खाना भी एक साइड है और दूसरा खाना दूसरा साइड है. तो जब आप लेवल जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है और जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जब आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एन इमोशनल इम्बैलेंस, सो डेफिनेटली आपकी बॉडी पे हार्मोन्स का असर होगा. तो जैसे आजकल बहुत ज़्यादा यंग गर्ल्स में PCOS, थायराइड डिसऑर्डर्स, गट इश्यूज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या फिर क्रोन्स डिसऑर्डर, अल्सर्स, हाइपर एसिडिटी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं. स्पेशली गट इश्यूज. एवरी सेकेंड पर्सन हैज़ एसिडिटी. And every second person has a severe form of acidity, not just occasional kind of acidity जो कभी कभार हो जाती है. या फिर bloating भी एक बहुत ज़्यादा कॉमन कंसर्न है, एंड कभी कभी वो बहुत ज़्यादा परेशानी भी क्रिएट कर देता है, बिकॉज सारा दिन आपको बहुत हैवी फील होता है, वाटर रिटेंशन हो जाती है, पफीनेस हो जाती है, बहुत तकलीफें हो जाती है ब्लोटिंग से. तो आपका गट और आपके हॉर्मोन्स तो बॉडी वाइज अगर हम देखें
तो उन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा असर हो जाता है. सेकेंडली आपके इमोशंस. तो अगर आपके अब इमोशन ईटिंग पूरा मतलब टर्म का मतलब ही है कि यू आर यूजिंग फूड एज एन एस्केप. मतलब आप अपने इमोशंस को फेस नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए आप फूड पे डिपेंड कर रहे हैं. हाँ. ताकि आपको वो कुछ मिनटों का एक एस्केप रूट मिल जाएगा, एंड देन यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर इन द मोमेंट एंड देन फील वर्स लेटर. राइट, जैसे यू राइटली मेंशन कि गिल्ट आ जाता है, समटाइम्स शेम भी आ जाता है. यू फील अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ. ये मैंने क्या कर दिया, जब वो बहुत हद पार हो जाती है, देन यू स्टार्ट फीलिंग दैट लाइक यू फील बैड अबाउट योरसेल्फ. यू स्टार्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. you start feeling powerless around food कि खाने की प्लेट सामने आ गई तो आप एकदम से डर जाते हैं. I don't know how to react now. I don't know what am I supposed to do now. तो आपका सोशल बिहेवियर भी अफेक्ट हो जाता है, आपके रिलेशंस अफेक्ट होते हैं. क्योंकि अगर आपके इमोशंस बैलेंस्ड नहीं है, whatever emotion it is, whether it's sadness, whether it's happiness, या फिर किसी बात से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है या एंजाइटी है, जो भी इमोशन आपका है उस वक्त पर, इट्स गोइंग टू कम बैक, राइट? क्योंकि आपने टेम्पररीली तो उसको शट कर दिया. जो भी आपका एस्केप या फेवरेट फूड है उसके थ्रू आपने टेम्पररी तो उसको शट कर दिया है, बट वो निकल जाएगा ना, एंड देन वो इमोशन वापस आ जाएगा. whether immediately or after some time, whether in the exact same situation or in some other situation, and वो जब वापस आएगा तो वो 2 times वापस आएगा, because it's not only for the present situation but it's also what happened in the past. Okay. So वो एक ज़्यादा it's a snowball effect कि वो आप उसको दबाते जा रहे हो, लेकिन वो उतनी ज़्यादा स्पीड से, उतनी ज़्यादा तेज़ी से आगे आता जा रहा है. ओके. तो ये इमोशनल ईटिंग क्या विमेन में ज़्यादा होती है? सो कैसा हो जाता है इमोशनल ईटिंग में, विमेन के केसेस हमें ऑन पेपर ज़्यादा दिखते हैं, बिकॉज विमेन आर ओके समटाइम्स टू एक्सप्रेस दैट दे आर फीलिंग वीक और दे आर फीलिंग सैड. हाँ, राइट. ऑन द अदर हैंड, a lot of men still are not okay with being emotionally expressive about being sad or upset. Right. Which of course is again a deep rooted training that needs to change for sure. But ये एक ऐसी बात हो जाती है कि women के cases on paper ज़्यादा हैं, but if you see like in clinic, I mean all my male clients also sometimes give into emotional eating, so I mean it's 50-50, but at the same time it's also like women की life में situations ऐसी बहुत ज़्यादा आती है जहाँ पे emotions spill out हो जाते हैं. And on top of that जो physiology होती है हमारी bodies की, because every month, because of the menstrual cycle, different phases, different hormones act up differently, जिनका इमोशंस पे बहुत ज़्यादा असर होता है, राइट? क्योंकि पीरियड्स के पहले PMS होता है तो वो अचानक से कोई भी रोने लगते हैं या बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, वो सब भी अल्टीमेटली चॉकलेट और इन सब चीज़ों पे ही निकलता है, राइट? एंड देन डिफरेंट फेजेस लाइक इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम, it's like we go through so many births in one life. As a teenage we are different, as a kid we are different, फिर the entire phase of marriage and then pregnancy, lactation, motherhood, menopause, all of that, there are so many different phases. तो वो कई बार वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है because of these different responsibilities and at the same time bodily changes as well. Okay. तो इनसे हम कोप कैसे कर सकते हैं? Are there any strategies that we can use by ourselves emotional eating से कोप करने के लिए? So day to day basis पे पहली बात तो it's very important to keep in mind one thing, that don't wait for it to get worse. Okay. And secondly it's also important कि life में कई बार situations ऐसे आते हैं, there are highs and lows, right? On certain days हम बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, on certain days we don't feel that good about ourselves. And on days when we feel good, हमको ऐसा लगता है कि मेरी problems चले गए हैं. हाँ. एक अच्छा दिन आता है तो लगता है सब problems life की गई, now I can just relax and chill and enjoy and be happy. And half an hour कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो हमको लगता है कि पूरी life मेरी गई, बर्बाद हो गई. Exactly. तो एक तो ये बात इम्पॉर्टेंट है समझना कि अपनी प्रॉब्लम्स को पुश मत कीजिए.
आपके जो भी इमोशंस हैं उसको सबसे पहले टू डील विद इमोशनल ईटिंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट कि हाँ ये एक प्रॉब्लम है और ये एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि 2 दिन के लिए है एंड देन खत्म। सो एक्सेप्ट करना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओनली वंस यू एक्सेप्ट इट you will be able to kind of manage it better and then heal it. Secondly, it's very important to give yourself time, क्योंकि एक बार आपने accept कर लिया and if you make up your mind that okay I want to deal with this the right way, dealing with things the right way takes time. You can't expect कि emotional eating जैसी चीज़ overnight चली जाएगी या overnight ठीक हो जाएगी। कई बार ऐसा भी हो जाता है that you know women come and they say कि okay I have these issues and all of that, we identify emotional eating, we work with them and for 2-3 months they feel completely fine, they are absolutely okay, no episode of emotional eating, and then suddenly कोई situation आ जाती है and then वापस उनको you know they start with the whole loop again. So it's that's why important कि आप जब अपनी journey शुरू करते हैं तो जो भी steps आप लेते हैं you have to keep in mind that you have to deal with the situation for good so that it does not come back. And at the same time keep in mind that challenges will always come in your life. Yes. Speed breakers और roadblocks तो आने ही वाले हैं. It is how you deal with it. It is your outlook towards that situation, your perspective towards that situation, how it changes, how it evolves. राइट. अच्छा मान लो जैसे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे जब मैं सैड होती हूँ तो मेरा मन होता है कि मुझे केक खाना है, तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूँ अगर आई वांट टू स्टॉप माई सेल्फ? Correct. So this is a very common situation and the very first thing that I tell everyone is don't try to control yourself. अच्छा. आप जितना ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करेंगे उतना ज़्यादा आप प्रॉब्लम को बढ़ाएंगे, बिकॉज अब तक तो आपकी प्रॉब्लम थी कि सैड हूँ तो केक खाना है, अब ये भी प्रॉब्लम है कि मेरे को कंट्रोल करना है. ओके. तो इट इज सैडनेस प्लस कंट्रोल कमिंग टुगेदर एंड यू नो प्रॉबेबली एक सिचुएशन में आप केक नहीं भी खाएंगे, यू आर डिटरमाइंड, आप कंट्रोल्ड है, आप नहीं खाएंगे, बट वो दोबारा से होगा. सेकेंड टाइम आप नहीं खाएंगे, थर्ड टाइम नहीं खाएंगे, फोर्थ टाइम डेफिनेटली खाएंगे. ओके. बिकॉज देयर इज कंट्रोल. बट द राइट वे टू डील विद इट इज कि आप अपने कंट्रोलिंग एटीट्यूड को चेंज करके, उस सिचुएशन उस पर्सपेक्टिव को चेंज करके थोड़ा सा अपने आप को लिबर्टी दीजिए कि मैं सैड हूँ और मैं सैड कुछ समय के लिए मैं सैड रह सकती हूँ. हमको ना बहुत इमीडिएटली सैड सिचुएशंस फ्लिप करनी होती है. हम आई एम सैड, द नेक्स्ट मिनट आई वांट टू बी हैप्पी. The right way to deal with is I am sad, I am going to feel this sadness and understand why am I sad in the first place. Nobody is sad for no reason. There is always a reason for being sad. राइट. ये भी हमारी चाइल्डहुड कंडीशनिंग से आता है, बिकॉज हम लोग छोटे होते हैं और रोते हैं, सैड होते हैं तो मम्मी पापा कहते हैं अरे चुप हो जाओ, क्यों रो रहे हो, इसलिए कोई रोने की बात नहीं है, या फिर वो हमें शेल्टर कर देते हैं अपने ऐसे इमोशंस से. राइट. Yes, exactly. So we are not letting ourselves feel the different emotions. So whether you're sad or you're upset, feel it. उसको पूरी तरह से फील करो, पूरी तरह से उस सिचुएशन को समझो कि क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है. ओके, अगर मेरे को पता है कि यू नो आई एम सैड बिकॉज यू नो माई हस्बैंड डिड नॉट टॉक टू मी प्रॉपर्ली टुडे और माई बॉस शाउटेड एट मी टुडे, तो वो सिचुएशन अराइज ही क्यों हुई कि यू नो कभी आपके बॉस ने अगर आपको डांट लिया तो क्यों डांटा, क्या मेरे काम में कुछ कम रह गया था या मेरा काम कुछ सही नहीं हुआ था. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट, बिकॉज हम बहुत बार बहुत आसानी से फॉल्ट्स सामने वाले के तो पॉइंट आउट कर देते हैं, बट वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ और वी आर नॉट ओपन टू एक्सेप्टिंग आवर फ्लॉज. यू नो वी ऑलवेज हैव दिस एटीट्यूड कि मेरी थोड़ी ना कोई गलती है, मैं तो आई डिड द राइट थिंग, दैट पर्सन डिड नॉट अंडरस्टैंड इट. So sometimes give yourself space to even be wrong and accept that. And learn from it, obviously. Every situation teaches you something, so it's important that you learn something out of it. Journaling is a very, very good tool to be used for emotional eating. It is a must. अच्छा. So आप अपने emotions भी उसमें journal करेंगे,
कि जैसे ये सिचुएशन है कि बॉस ने डांटा, सैड हूँ, केक खाना है. हाँ. तो जब आप एक ओपन माइंड से उस जर्नल में अपनी वो पूरी सिचुएशन को वर्ड बाय वर्ड डिस्क्राइब करेंगे, एवरीथिंग दैट हैपेंड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि कितनी छोटी छोटी बातों को हम कई बार बड़ा कर देते हैं. सब कुछ एक ड्रामा बना देते हैं. इट बिकम्स लाइक अ डेली सोप. आवर लाइफ बिकम्स लाइक अ डेली सोप. So it's important that you journal that out and you spend that time with yourself and understand the situation and grow out of it. Okay, तो journaling हर चीज़ के लिए मतलब अच्छा है. Yes, it's very very important. Okay, so feel the emotion और अपने actions की responsibility भी लो और Correct. figure out कि आप ऐसा क्यों feel कर रहे हो and work on that rather than looking for quick fixes. Correct, definitely. Also, another very important factor is to slow down. I think in the past 5-6 years work culture itna shift ho gaya hai. Hustle has become like the new buzzword, trend, cool word, huh? Yeah, everyone wants to hustle. Everyone wants to become big at a young age. It's good to have passion. It's very good to be passionate about your work, to have some towards your work or anything in life in general. Your work may not be your passion, but something else may be your passion, which is okay. But it's important कि आप लाइफ के मेजर एलिमेंट्स मत मिस कर दो अपने हसलिंग या फास्ट पेस लाइफस्टाइल के पीछे. Like I know, when I talk to my clients or to my people, they're like, I wake up at 6 and I'm out by 7. No, I don't have time to eat breakfast. I don't have time to go for a walk. I don't have time to work out. But you're missing these important things behind something which may not really be that important in the long run. It's very very crucial to slow down, because जब आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा एक्सेलरेटर दबाना थोड़ा कम कर देते हो एंड गियर थोड़ा डाउन कर देते हो, दैट इज व्हेन you start being aware about what you're feeling. Yes, mindfulness is very important हर चीज़ के लिए. Yes, अगर आप अपने आप को टाइम ही नहीं दोगे कि what are you feeling exactly, so you will never be able to figure out कि what's going wrong. हाँ, ये तो है. अपने इमोशन से हम कनेक्ट ही नहीं होते, अपने आप से बात नहीं करते हैं कभी कि हाउ आर वी फीलिंग, राइट? Exactly. So दिन में वो 5 मिनट, 7 minutes, 5 minutes, 10 minutes, depending on how open you are towards doing this activity, just simply sit down and just let your thoughts come by. Don't try to push them. Don't try to battle with your thoughts. Just let your thoughts flow in. Just understand what you're feeling. I needed to hear this. I think a lot of people need to hear that, because we don't do that. We don't listen to our thoughts. Yes, अभी जैसे कई बार होता है कि आई एम फीलिंग वेरी गुड, अच्छा दिन जा रहा है, बट सडनली कुछ ऐसा हो जाता है तो मुझे लगता है कि आई एम वर्थलेस या फिर दैट पर्सन इज डूइंग बेटर दैन मी. कई बार ऐसा होता है. फिर आई ट्राई टू मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड कि नहीं, यू आर थिंकिंग इट द रॉन्ग वे. अबंडेंस माइंडसेट रखो, स्कैरसिटी में मत जाओ, सबके लिए स्पेस है. देन आई ट्राई टू पुश दैट थॉट अवे, बिकॉज मुझे लगता है कि ये बैड थॉट है या नेगेटिव थॉट है, राइट? बट यू आर सेइंग कि कोई बात नहीं, फील इट, लाइक डोंट थिंक कि ये बैड थॉट गुड थॉट्स, ऐसा करके feel it and grow out of it, right? कि क्यों आया ये? Is it my insecurity? Yes. It's my insecurity that someone else is doing better than me. So learn from that insecurity and heal that insecurity, that whatever I am doing or wherever I am is best for me. Because at the end of it, this is my life, not that other person's life. The other person is living his life. I have to live mine. Yes, true. Okay, नम्रता, फिर हमें एक्सपर्ट के पास कब जाना चाहिए? आपने हमें सिंपल आइडियाज दिए टू कोप विद इमोशनल ईटिंग, बट इज देयर अ सिचुएशन जब हमें एक्सपर्ट हेल्प की ज़रूरत है ही? लाइक व्हेन डू वी गो टू एन एक्सपर्ट? I think most of the times with something like emotional eating, you need professional guidance. Acha. Because emotional eating comes out of, like I said, escape. It's an escape, right? And आज नहीं तो कल वो किसी ना किसी और फॉर्म में बढ़ जाएगा. If not for your physical body, but definitely for your mind and for your soul. Because it keeps piling up, right? It keeps piling on कि आज किसी बात का फियर है, कल किसी बात का फियर है, then कोई insecurity आ गया, then वो छोटा छोटा बड़ा हो के turns into like a panic attack or depression or anxiety, and we don't realize that where it started from.
So I think once you identify the fact that yes, you are using food as an escape from your emotions, however occasional the episodes may be, and by occasional I don't mean कि अगर आपको साल में एक बार ऐसा लगता है या 6 महीने में एक बार ऐसा लगता है, but by occasional I mean that probably on a monthly basis or 2-3 महीने में एक बार, then you should take some guidance from a third person. And by a third person, I do not mean call a friend, because calling a friend is not really going to serve the cause, बहुत बार लोग बोल देते हैं ना कि यार ये sad हो तो कोई friend को call करके बात कर लो, but then that gives you a little bit of a biased opinion towards your life. So it's important कि अगर आपको सही में situation समझनी है, it's important to find the right expert, to find the right guide, so that that person can help you fix the cause and not just the temporary situation. However, on the other hand, a lot of times क्या हो जाता है कि especially teenagers में and young mid-20s या early 20s के जो बच्चे होते हैं, उनमें कई बार ये इशू हो जाता है कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि इमोशनल ईटिंग है भी या नहीं. Because nowadays maybe they just have a taste palette, they just like sweets, so they have sweet salty taste palette है वैसा, but they are hearing it from their friends that when I feel sad I eat chocolate, but now this person is not eating chocolate because she's sad, she's eating chocolate because she likes it, right? But then because उसने friend का सुन लिया तो then she gets into the thought loop कि हाँ मुझे भी emotional eating है, and वो then there is no difference. There's a confusion between emotions and emotional eating then. Sometimes it's also a casual link, sometimes it's a definite link. So if you have this doubt कि emotional eating है या नहीं है, you should do a self-assessment. जैसे answer certain questions like, do I feel powerless around food? Or do I overstuff myself every time? Or do I undereat every time? Or am I actually, kind of using food as an escape? Do a self-assessment, answer these 4 or 5 questions as to what is the frequency exactly of you using food as an escape or using food as just food. Do that kind of, how much, how present you are while eating. Did you realize कि आपने कितना portion खा लिया है? Are you able to understand your hunger? Are you able to stop when you're full? Like, these basic questions, if you address to, you will be able to identify that whether it's a casual link or it's a definite link. Once you know that, yes, I do have episodes of emotional eating, you should consult an expert. Maybe it could be just a short conversation, or, depending on the severity, trying to heal it, all of those things. It becomes important because इमोशनल ईटिंग को कई बार हम मजाक में भी उड़ा देते हैं ना कि अरे मैं तो बहुत आई वाज सो सैड एंड ऑल ऑफ दैट एंड आई वेंट एंड आई एट अ केक और आई वेंट आउट एंड आई हैड डोनट्स. कई बार ऐसा होता है अरे आज एग्जाम रिजल्ट आया, आज तो मैं ये खाने जाऊंगी आज मैं. तो कई बार ऐसे भी हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं तब तक जब तक वो बहुत सीवियर नहीं हो जाता. सो अगर आप फर्स्ट स्टेप में ही उसको हील कर सकते हैं तो आपको 10 स्टेप्स आगे जाके रिवर्स में आने की क्या जरूरत है? राइट, क्यों खराब करना सिचुएशन को? यस, सो इट्स इम्पोर्टेंट टू फाइंड द राइट गाइडेंस. अनबायस्ड non-judgmental opinions are very important for this kind of a scenario. Okay, Namrata. And are there any resources that someone can consult? Like maybe there is a website or you like a book about this topic? So there is this, Eating Disorders India Association, Eating Disorder Hope. And they do have a website, and they do have certain resources listed there of how to identify. Harvard Health has a lot of blogs and a lot of articles written about emotional eating. How can you identify emotional eating? How can you cope up with emotional eating? There is another podcast, Freedom from Emotional Eating, which is again a very good podcast. And there are a lot of books on mindful eating. The one by Jan Bays is a very good book on mindful eating. So because why I mention mindful eating is because with the whole concept of mindful eating, you can understand emotional eating and heal
emotional eating through mindful eating. Okay. So reading short blogs about mindful eating will also definitely help, but if the situation is beyond that, beyond reading a blog or beyond reading a book, please consult an expert and don't delay that. ओके नम्रता, थैंक यू सो मच हमें सिंपल तरीके से इमोशनल ईटिंग के बारे में समझाने के लिए और थोड़ा डीपली समझाने के लिए, बिकॉज इवन मैंने आपसे बताया भी कि बहुत ही सरफेस लेवल पे हमें लगता है कि ये होता है कि हाँ खा लिया या नहीं खाया, बट यू मेड मी रियलाइज, एंड आई एम श्योर हमारे लिसनर्स को भी रियलाइज हुआ होगा कि इट कैन बी मच डीपर. राइट. ओके. हाँ. सो नम्रता, अगर लोग आपसे कनेक्ट होना चाहें ऑनलाइन तो विच इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड यू? Instagram, quite active over there. Send me a message and I will definitely help you out, talk to you if you need that, unknown friend wali feeling agar chahiye to I'm always available. My Instagram handle is Amoha Undiet and Beyond, and you can find me there. We can connect on Instagram. Okay, so do follow Namrata and Avni on Amoha. और उनकी वेबसाइट भी डेफिनेटली चेकआउट कीजिए अगर आपको लगता है कि यू नीड सम हेल्प और मे बी यू नीड सम हेल्प, तो डू चेक इट आउट. एंड नम्रता, थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू लिटिल फिक्सेस. Thank you so much. It's wonderful being here. I really hope that it reaches out and helps a lot of people out there, because I know emotional eating is like so common. And बहुत ज़्यादा लोगों को aware होने की ज़रूरत है इस बारे में to cope up with it. And please remember that you can heal everything. Your body and mind can heal everything. So don't think that you've hit a wall and you can't get up beyond this. Even if you think that this is the worst situation, you can get up and heal out of it. So don't wait. Just get up and start healing. So identify your problems and work on them. अगर आपको लगता है कि लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट किसी भी तरीके से वुमेन की थोड़ी भी हेल्प कर पा रही है, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. अगर आप एप्पल पॉडकास्ट पे हैं तो प्लीज रेट एंड रिव्यू अस. इट हेल्प्स आवर मैसेज रीच मोर पीपल. और अगर आप किसी और पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे हमें सुनते हैं जैसे स्पॉटिफाई, गाना या फिर जियो सॉन या गूगल पॉडकास्ट या कोई भी और पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म, तो डू सब्सक्राइब टू अस. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए लाइफ में मजे करो और सदा सैसी रहो. बाय.